नमस्कार। ये बीए भाग द्वितीय इतिहास की कक्षा है। कल हमने बात शुरू की थी मराठा साम्राज्य की। उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने बात की 16 जून 1674 को अपनी राजधानी रायगढ़ में हिंदू परंपरा के अनुसार शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। शिवाजी अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। बनारस के पंडित गाग भट्ट उनका राज्याभिषेक करते हैं और इस अवसर पर वह छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं। छत्रपति की उपाधि इसलिए धारण करते हैं क्योंकि वह किसी राजवंश के नहीं थे, राज परिवार के नहीं थे, इसलिए उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। छत्र का पति, छत्र का स्वामी, जो छत्र धारण करे वह छत्रपति, इसलिए उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण करी। औरंगज़ेब उनकी शक्ति को कुचल नहीं पाए। शिवाजी को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने महाराष्ट्र में मराठों के लिए स्वतंत्र साम्राज्य बनाया। वो एक स्वतंत्र साम्राज्य उकेर पाए। उनके राज्य में जो भूमि थी, जो एरिया उनके राज्य के अंतर्गत आता था, मराठा राज्य के अंतर्गत आता था, उसे मराठा इतिहास में मराठा स्वराज्य का नाम दिया गया। मराठा स्वराज्य। अब हम मराठों द्वारा लगाए गए 2 करों की बात करते हैं। मराठाओं ने जहाँ पर भी वो धावे मारते थे वहाँ पे 2 तरह के वहाँ पे लूट मार करा करते थे, और जो चाहता था कि वे बार बार उनके क्षेत्र पर धावे नहीं मारें, लूट मार नहीं करें, वो उनकी अधिसत्ता स्वीकार कर लेते थे, तो वो उनको 2 तरह के कर देना स्वीकार करते थे। यानी मराठे जहाँ भी धावे मारते थे वहाँ से वे 2 तरह के कर वसूलते थे। ये 2 कर क्या थे? ये महत्वपूर्ण है। मराठों के इतिहास में ये 2 कर महत्वपूर्ण है। एक था चौथ और दूसरा था सरदेशमुखी। चौथ यानी आय का 25%। यह उस राज्य से वसूला जाता था। यह मराठा स्वराज्य के बाहर के देशों से लूटा के प्रदेशों से वसूला जाता था जहाँ पर वो धावे मारते थे। फिर चौथ वसूल कर लेने के बाद वे गारंटी देते थे कि अब वह उस क्षेत्र को, उस राज्य को नहीं लूटेंगे। महाराष्ट्र एक उपजाऊ भूमि नहीं थी। महाराष्ट्र का क्षेत्र उपजाऊ नहीं था और इसी कारण मराठों को चौथ नामक कर वसूल करना पड़ता था। दूसरा कर था सरदेशमुख। देशमुख यानी गांव का मुखिया। सरदेशमुख जो गांव के मुखिया के भी ऊपर हो। जैसे कि शिवाजी अपने आप को पूरे दक्षिण का सरदेशमुख मानते थे। सरदेशमुखी कर, इसकी दर क्या थी? आय का 10%। इसको लेने के बाद मराठा इस बात की गारंटी देते थे कि आंतरिक कानून व्यवस्था को बनाए रखेंगे। जिस राज्य से वसूल कर रहे हैं वहाँ की आंतरिक कानून व्यवस्था को बनाए रखेंगे और बाहरी आक्रमणों से भी रक्षा करेंगे। जो राज्य कर देते थे, एक तरह से उन्होंने मराठों की अधिसत्ता को स्वीकार कर लिया था, मराठों को यानी अपना स्वामी मान लिया था। तो ये 2 तरह के कर वह वसूल किया करते थे। अब बात करते हैं 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। 1680 से 89, 1680 से 89 उनके बड़े पुत्र संभाजी ने शासक के तौर पर छत्रपति बने वो, और उन्होंने मराठा स्वराज्य को संभाला। लेकिन 1686 में बीजापुर पर आक्रमण करके मुग़ल इसको वापस जीत लेते हैं। 1687 में गोलकुंडा जीत लेते हैं और 1689 में संभाजी को गिरफ्तार करके इनकी हत्या करवा दी जाती है औरंगज़ेब द्वारा। तो 1689 में संभाजी की हत्या हो जाती है। अब संभाजी का छोटा भाई राजा राम 1689 से 1700 तक छत्रपति बनता है। इस काल के लिए छत्रपति बनता है 1689 से 1700 तक। औरंगज़ेब की ये जो शक्ति थी, इसकी चुनौती को स्वीकार करते हुए, इसकी चुनौती को देखते हुए मराठा शक्ति का विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है। वे गुरिल्ला युद्ध तकनीक को अपना लेते हैं। 1700 से 1707 तक ताराबाई राजाराम की विधवा, जो कि राजाराम के पुत्र शिवाजी द्वितीय की माता थी, उसकी संरक्षिका के तौर पर शासन संभालती हैं 1700 से 1707 तक। इस समय
मराठों के पास केवल 7 किले रह गए। पारली, पनहाला, विशालगढ़, सिंहगढ़, तोरण, वागिनखेड़ा। वागिनखेड़ा वो आखिरी मराठा किला था जिसे मुग़ल जीतने की कोशिश करते हैं। 1707 में औरंगज़ेब की दक्षिण में ही दौलताबाद में मृत्यु हो जाती है। औरंगज़ेब का मकबरा दौलताबाद में ही बनाया गया। विद्वान ऐसा मानते हैं कि औरंगज़ेब की दक्खन नीति मुग़लों के पतन के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार थी। एक मुख्य कारण था मुग़लों के पतन का। जदुनाथ सरकार कहते हैं दक्खन जो था वो औरंगज़ेब के लिए नासूर बन गया। दक्खन एक कैंसर की तरह उसने औरंगज़ेब को नष्ट किया, औरंगज़ेब के पतन के लिए ज़िम्मेदार हुआ। ये जो समय है 1689 से लेकर 1707 जो राजाराम और ताराबाई का समय है, इस समय को हम मराठा स्वतंत्रता संग्राम का समय मानते हैं, क्योंकि औरंगज़ेब जो था वो महाराष्ट्र को जीतना चाहता था, जबकि महाराष्ट्र की जो जनता थी वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। और इसके बाद हम देखते हैं पेशवाओं का उदय हुआ। पेशवा यानी प्राइम मिनिस्टर। तो उनके समय में कितने मिनिस्टर्स होते थे, क्या होता था, इस बारे में भी बात कर लेते हैं। शिवाजी ने 8 मंत्रियों की नियुक्ति की थी। इन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था, क्योंकि 8 थे इसलिए अष्टप्रधान। पहला हुआ पेशवा, प्राइम मिनिस्टर। दूसरा हुआ अमात्य, जिसे अमात्य कहा जाता था, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हुआ। तीसरा हुआ मंत्री को कहा जाता था वाकियानवीस। ये मराठा दरबार का इंचार्ज होता था। दरबार में रोज़मर्रा में क्या कामकाज हो रहा है इसका रिकॉर्ड रखता था। फिर हुआ सचिव को कहा जाता था शुरूनवीस भी कहा जाता था। ये जो दरबार राज के फरमान होते थे, पत्र होते थे, उनको लिखता था, उसका ड्राफ्ट तैयार करता था, तो शुरूनवीस। अगला हुआ सुमंत, इसे दबीर भी कहा जाता था। ये इनका विदेशी मामलों का मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर था। सेनापति को सरे नौबत भी कहा जाता था, ये इनकी सेना का मुख्य अधिकारी होता था। पंडित राव, इसको दानाध्यक्ष भी कहा जाता था, इनके दान विभाग का और धार्मिक विभाग का अध्यक्ष होता था। और अगला था न्यायाधीश, जो कि चीफ जस्टिस होता था। आगे की बात हम इसके अगली क्लास में करेंगे।